स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ है अजय और डिम्पी। तो बाजार में तो आज क्लियरली गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। डिम्पी गुड आफ्टरनून अजय। बाजार में क्लियरली आपको आज एक रेंज में निफ्टी पर काम होता हुआ दिखा, लेकिन स्पेसिफिक स्टॉक्स में सेक्टर स्पेसिफिक जैसे कि ऑटो की बात करें, पावर स्टॉक्स की बात करें, मिड कैप में कई सारे स्पेसेस की बात करें, वहाँ अच्छी बाइंग थी और इनफैक्ट बैंक्स ऑफ फाइनेंस भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अजय, दिन भर वैसे मूव्स बहुत ज्यादा बड़े नहीं तो गिरे भी नहीं, एटलीस्ट हम ये भी इस बात को आज की सबसे अच्छी बात एक ये है कि पिछले हफ्ते के बल्क ऑफ द गेन्स जो हैं वो टेबल पे हैं। हमने लूज नहीं किए। करेक्ट। और अगर आप थोड़ा और डिटेल में देखेंगी तो अगर आईटी इतना खराब नहीं होता तो निफ्टी भी बैंक निफ्टी की तरह डेज हाई की करीब होता। प्राइवेट बैंक्स में कुछ अपडेट्स आना शुरू हो गए, क्वार्टरली अपडेट्स, उसके चलते मूड अच्छा है। पिछले हफ्ते एसबीआई ने सॉलिड कमेंट्री दे दी थी कि भाई क्रेडिट ग्रोथ ऐसी कोई धीमी नहीं हो रही है। तो बैंक्स में जनरली आपको तेजी नजर आ रही है और डेज हाई पे प्राइवेट बैंक में बढ़िया काम हो रहा है। और इनफैक्ट आज 40-500 तक बैंक निफ्टी डिप हुआ और वहां से आगे बढ़ गया। 200-250 पॉइंट का इंटरडे मूव आपको मिल गया। आईटी में दिक्कत क्या है? कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आज रिलायंस नहीं चल रहा जितना हमने फ्राइडे देखा, तो और 5% के बाद रोज थोड़ी चलेगा 5%, तो वो थोड़ा सा एक दिक्कत वाला एरिया है और आईटी दिक्कत वाला एरिया है। बाकी अगर आप देखिए, अगर इंडेक्स के अंदर आप देखिए, टेलीकॉम चल रहा है, आपको बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स नजर आएंगे। वन साइडेड ऑटो में और ऑटो एंसिलरी में काफ़ी तेज़ी हो रही है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स को लेके आइए डेटा साहब, वहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको आउट परफॉर्मेंस नजर आ रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स। और आपको खुशखबरी दे दूं मैं कि अभी अभी डाउ फ्यूचर भी हरे निशान में आ चुका है। तो बोरिंग मार्केट नहीं है। हाँ, अगर आप कंपल्सिव इंडेक्स ट्रेडर है तो आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अदरवाइज ओवरऑल काम ठीक ठाक हो रहा है। हम छोड़ नहीं रहे, ज़्यादा बड़े लेवल 17,400 पकड़ के बैठे हैं। देखते हैं भी लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में क्या होता है। देखिए आप एशियन पेंट्स में सुबह कमजोरी थी क्रूड के भागने से, इस समय एशियन पेंट डेज हाई पे है। आपको गैस स्टॉक्स में सुबह कमजोरी नजर आई थी, 5% नीचे थे, अब 2% नीचे रह गए। सारे गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी नीचे से रिबाउंड करती हुई चली आ रही हैं। तो डिक्लाइन पे क्वालिटी मिड कैप्स में बहुत अच्छी बाइंग आ रही है और यही हम आगे डिस्कस करेंगे। नवीन कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, सबसे पहले आईटी में तो ऐसी अच्छी मूव हमने बड़े दिनों बाद देखी है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हीरो मोटो का जो आज का मूव है वो 6 महीने का सबसे बढ़िया मूव है। कहीं ना कहीं एक या तो एक्सपेक्टेशन बहुत सबड्यूड थी। क्या व्यू बन रहा है आईटी में, सॉरी इसमें ऑटो में? बीटन डाउन है, आपको क्या पसंद है? जहां तक ऑटो सेक्टर का सवाल है, वहां पे अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशंस तो काफी रीजनेबल हो गए हैं, क्योंकि लास्ट 2 महीने में करेक्शन हुआ है। मारुति जो क्लोजर टू 9,000 था, वहां से करेक्ट होके 80 पे था। इवन महिंद्रा एंड महिंद्रा फ्रॉम 1350 लेवल्स इट हैज करेक्टेड टू 1150, तो करेक्शन तो काफी हो गया। तो वैल्यूएशन ऑटो सेक्टर में काफी ये नेटवर्क कुछ गड़बड़ी पैदा कर रहा है हमारे और आपके बीच में। तो हमारी थॉट्स आप तक पहुंच रही हैं, लेकिन आपकी थॉट्स हमारे तक नहीं पहुंच पा रही हैं। क्या करें? हम एक काम करते हैं, हम सुबह हमने वरुण गोयल से बातचीत की थी, जो फंड मैनेजर हैं, एआईएफ चलाते हैं निपॉन का। उनका व्यूज़ देख लेते हैं। हम रिकनेक्ट करेंगे नवीन के साथ, ज़्यादा नहीं देंगे उनको, उनसे स्टॉक पिक्स भी लेंगे। वो तो सब स्टॉक के बारे में बात करते हैं। आइए सुनते हैं। देखिए, जहां तक ऑटो सेल्स का सवाल है, हमें लग रहा है कि पैसेंजर कार सेल्स, ट्रैक्टर सेल्स, एसयूवी सेल्स, ये तो ठीक ठाक बिक्री इसमें बिक्री की दर बनी हुई है। थोड़ा सा प्रेशर जो आ रहा है वो भी आप देखिए टू व्हीलर के स्पेस में आ रहा है। खासकर जो इकोनॉमी सेगमेंट है उसमें डिमांड भी सॉफ्ट है, क्योंकि सेल्स प्राइस व्हीकल्स का काफी बढ़ा है पिछले 3 साल में। और होंडा जो कि अनलिस्टेड कंपनी है, उसके आने के बाद वहां पे कंपटीशन और बढ़ने की संभावना है। तो हम जो इकोनॉमी सेगमेंट है मोटरसाइकिल का, उस पे कॉशियस रहेंगे। जहां तक प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट है, जहां तक आपका पैसेंजर कार है, वहां पे डेफिनेटली ग्रोथ बहुत अच्छे है और अगले कुछ सालों में भी अच्छा होने का उम्मीद है। हमारा ऐसा मानना है कि इंटरेस्ट रेट जल्दी ही पीक होने वाले हैं, तो उसके हिसाब से ऑटो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं ऑटो लोन्स के, वो भी पीक होने वाले हैं। तो डिमांड इसके बाद हमें लगता है कमोडिटी प्राइसेस कूल ऑफ होने की वजह से, इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट होने की वजह से उसको डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा और हम ऑटो सेक्टर पे ब्रॉडली पॉजिटिव रहेंगे। अगर देखें पूरे साल के बेसिस पे, तो
बैंकिंग सेक्टर की अर्निंग सबसे अच्छी रहेंगी। हम पिछले 3 क्वार्टर से देख रहे हैं कि बैंक्स में क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट ये साल 17 से 18% का ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ रहा है। FY 24 में भी हमारा अनुमान है कि 13-14% का क्रेडिट ग्रोथ सिस्टम लेवल पे रहेगा। उसका मतलब है कि जो बड़े प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो 15 से 20% क्रेडिट ग्रोथ कर पाएँगे। एसेट क्वालिटी ऑलरेडी काफ़ी ठीक है, कोई ऐसा स्ट्रेस अभी बाज़ार में नज़र नहीं आ रहा है। लेंडिंग साइकिल की अभी जस्ट शुरुआत ही हुई है। तो अगले 2 से 3 साल बैंकिंग सेक्टर कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे और अर्निंग्स को भी वही लीड करेंगे। सेलेक्ट कैपिटल गुड कंपनीज जिसमें कि हम देख रहे हैं लगातार अच्छी ग्रोथ बनी हुई है, इंडस्ट्रियल ऑर्डर्स लगातार आ रहे हैं। जो कैपेक्स एक्टिविटी है, चाहे वो सीमेंट है, चाहे वो स्टील है, चाहे वो कंज्यूमेबल्स है, उन सब में अच्छा कैपेक्स देखने को मिल रहा है। तो सेलेक्ट बिल्डिंग मटेरियल अगर आप देखें, रियल एस्टेट, हालाँकि एक डर है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में भी प्रेशर आ सकता है, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि बहुत ही रोबस्ट रेजिडेंशियल रियल एस्टेट सेल्स रही हैं, चाहे वो बॉम्बे है, चाहे वो दिल्ली है। और पूरा अगर देश में देखें तो पैन इंडिया इन्वेंटरी लेवल सिर्फ 1.5 साल का रह गया है। तो रियल एस्टेट कंपनीज और उससे एसोसिएटेड जो बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज हैं, उन सब में भी हम मान रहे हैं कि अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिलेगी। ओके, तो बैंक्स, कैपिटल गुड्स, बिल्डिंग मटेरियल, कई सारे कुछ थीम्स है जो वरुण बता रहे थे, यहाँ से पसंद आ रही हैं उन्हें। नवीन के पास भी लौटेंगे, लेकिन इस बीच चलिए हमारे टेक्निकल एनालिस्ट भी पैनल पर जुड़ गया, उनसे बात करते हैं कि क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अब घर क्या लेके जाना चाहिए यहाँ से। हमारे साथ श्रीकांत चौहान और साथ ही हमारे साथ लक्ष्य भी हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। श्रीकांत, आज दिन भर एक रेंज में तो बाजार रहा। खैर, अभी जैसे अजय भी मेंशन करते कि आईटी पैक ही था जिसने ड्रैग किया थोड़ा सा, नहीं तो निफ्टी में भी आपको बढ़त तो दिखती। ऑटो पैक स्पेशली बहुत अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट बहुत सारी थीम्स, पूरा ब्रॉडर मार्केट में अच्छी खासी बाइंग दिख रही है। इस वक्त क्या व्यू बन रहा है बाजार पर? क्या कोई रेजिस्टेंस है 17,400 की हर्डल जैसा लग रहा है, या फिर आसान होगा इसे पार करना? गुड आफ्टरनून। देखिए, अगर मार्केट के इस पर्टिकुलर ट्रेंड को देखें तो हमें लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक है। जो हमने एक रिसेंट सेल ऑफ देखा था उसी का पुल बैक है, और यहाँ से जब तक मार्केट 18,000 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता तब तक हमें लगता है कि इसमें लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज बनी रहेगी। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में भी अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि 17,430 जो आज के हाईएस्ट लेवल्स थे, जब तक इन लेवल्स को निफ्टी क्रॉस नहीं करता तब तक हमें लगता है कि मार्केट शायद थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कल एक हॉलीडे भी है, और जो क्रूड के दाम है वो भी काफी बढ़े हुए हैं। अगर ये क्रूड के दाम अगर 90 के करीब अगर जाते हैं, जो टेक्निकली नजर आ रहा है कि शायद 90 रुपए के करीब जा सकते हैं, अगर ऐसे कुछ होता है तो मुझे लगता है कि इसमें और एक गिव अप आ सकता है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड हमें लगता है कि 17,200 के ऊपर काफी स्ट्रांग हो चुका है। तो 17,200 और 17,600 ये ट्रेडिंग रेंज बनी है। और अभी अगर फ्रेश तेजी करनी है मार्केट में, या तो थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ अगर मार्केट में काम करना है, तो मार्केट को एक बार 17,430 जो आज के हाईएस्ट लेवल्स है उसे क्रॉस करना पड़ेगा। जब तक ये क्रॉस नहीं होता तब तक हमें लगता है कि थोड़ा हमें कंसोलिडेशन देखने मिलेगा। बात आपकी ठीक है कि हर 200 पॉइंट के आसपास आके मार्केट अपना ट्रेड करेगा। ये 17,200 नया बेस है, 17,400 मार्केट के लिए एक नया पॉइंट है, और 17,600 अल्टीमेट टारगेट है जो शॉर्ट कवरिंग पे आके कंप्लीट होगा। तो फिलहाल 200 पॉइंट के ब्रैकेट्स बने हुए हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग फैसला लें। अगर आप 200 के आसपास आ रहे हैं, आपका रिस्क रोड अच्छा होगा। 450 के ऊपर वॉल्यूम बढ़ाएंगे, 600 के ऊपर माल काटेंगे, ऐसा ही आप सोच के चलें, जैसे श्रीकांत अभी आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जरा बैंक निफ्टी का आउटलुक भी ले लेते हैं। लक्ष्य सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्य, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आप बैंक निफ्टी पे सौदे कैसे लेंगे? ये जो 1200 पॉइंट की तेजी आई है पिछले 3 दिन में, ये भी बहुत होती है। इस 1200 पॉइंट को बुक करने का सोच रहे हैं या फिर टिके रहेंगे, अभी और चलेगा? जी, जैसा कि मैंने लास्ट वीक आपसे बात हुई थी, मैंने उस दिन मार्केट गिर रहा था अचानक से, और आपने मुझसे पूछा था कि क्या आप अभी भी बुलिश हैं, बाय द डिप करेंगे? तो मैंने क्लियरली कहा था कि बाय द डिप ही करेंगे, यहाँ पे सेल करने का कोई औचित्य बनता नहीं है। लेकिन अब हम वहां से काफी ऊपर आ चुके हैं। हम एक रेजिस्टेंस जोन के पास हैं, जो कि 40,950 और 41,200 के पास करंटली दिख रहा है। अगर आप देखें निफ्टी में, तो निफ्टी में 200 डे मूविंग एवरेज के पास हम पहुंच सकते हैं 480 के आसपास। तो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां पे हम जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। मेरा मानना है कि यहाँ पे बाय द डिप तो है, लेकिन क्या गैप अप के बाद सेलिंग सस्टेन होगी, अब कहना थोड़ा सा मुश्किल है।
और ग्लोबल जो मार्केट्स हैं ऑलरेडी वो बॉटम से काफी रैली कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा। जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस ओवरनाइट बढ़े हैं, उसके बाद थोड़ा सा रिस्क और बढ़ता है इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी पे, और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है इस हफ्ते यूएस का, तो थोड़ा सा कॉशन अब बरतना चाहिए। अब मैं यहाँ पे नहीं कहूंगा कि हमें बाय द डिप अप करना चाहिए, हमें बहुत ही कॉशियसली बाय द डिप करना चाहिए और गैप अप को बिल्कुल भी चेज नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि जो करंट लेवल्स हैं इसमें निफ्टी में 100 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी में 150 से 300 पॉइंट ऊपर में बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्टेंसेस हैं। अगर हम उसको निकाल देते हैं, कुछ चीजें बदलती हैं ग्लोबल मार्केट्स में, तभी मैं एक कंफर्टेबल बुलिश पोजीशन यहाँ पे लेने के लिए आगे आऊंगा। अदरवाइज अभी इस एरिया पे थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखनी है। ठीक है, ऑलराइट, आप थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच यहाँ रखना चाहते हैं, ठीक है। वापस लौटते हैं आप दोनों के पास ही आपके ट्रेडिंग स्पेसिफिक रिकमेंडेशन समझने के लिए, लेकिन इस बीच अब नवीन फिर से हमसे रिकनेक्ट हो गए हैं। नवीन, थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट विद अस। आपके कुछ पुराने रेफरेंस पॉइंट्स को भी मैं देख रही थी जो हमने आपसे पहले बात की थी, उसमें आपने क्लियरली कहा था, और ये हुई है बात 1-1.5 महीने पहले की बात है, तब आपने कहा था फार्मा स्पेस कैन बी द डार्क हॉर्स। अब हम देख भी रहे हैं कि फार्मा डिफेंसिव के समय पर तो चलता ही है, लेकिन जब अग्रेसिव बेट्स का भी समय होता है तब भी आपको कई सारी कंपनियां जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई हैं उनमें आपको अच्छी बाइंग दिख रही है। फार्मा स्पेस पर क्या व्यू अब भी यही है? क्या बड़े रैशनल्स हैं, और अगर प्रेफर्ड स्पेस कौन से प्रेफर्ड बेट्स अगर क्या होंगी, अगर आप कुछ व्यूअर्स को और हिंट दे पाएं? जहां तक फार्मा सेक्टर का सवाल है, फार्मा सेक्टर में एक्चुअली वैल्यूएशंस रीजनेबल हो गए हैं काफी टाइम से। इसके अलावा अभी आगे जाके इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स होंगे वो यूएस एक्सपोर्ट मार्केट कैसे रहेगा और वहां से मतलब ग्रोथ कैसे आएगी। अभी रिसेंटली अभी ये समझ में आ रहा है कि चैलेंजेस जो यूएस मार्केट के थे, जो प्राइस इरोजन के जो चैलेंजेस थे वो थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजेस कम हो रहे हैं। इसके अलावा अभी जो फार्मा सेक्टर के जो वैल्यूएशंस है वो अक्रॉस द बोर्ड बहुत ज्यादा चीप है। तो उस हिसाब से ये लेवल पे अगर हम देखेंगे तो फार्मा सेक्टर का अक्यूमुलेट किया जा सकता है कि जिसमें नेक्स्ट 1 ईयर में आई वुड से कि 12 से 15% रिटर्न इजीली बन सकते हैं। जहां तक अगर आइडियाज का सवाल है, हम देखेंगे इसमें वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस है। अगर हम मार्केट लीडर जैसे स्टॉक प्रेफर करेंगे तो देन सन फार्मा जैसे है जहाँ पे 15 to 16% रिटर्न बन सकता है। और अगर हम सीडीएमओ टाइप स्पेसेस में अगर हम बात करेंगे तो वहां पे अगर छोटे स्टॉक्स की बात करेंगे तो न्यूलैंड लैबोरेटरीज जैसा कंपनी है, उसको भी देखा जा सकता है। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं फार्मा में, डिपेंड्स ऑन रिस्क प्रोफाइल क्या है और क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशंस है। अगर रिस्क लो रखना है तो फ्रंटलाइन स्टॉक्स में निवेश किया जा सकता है जहां पे रिटर्न्स थोड़े से कम होंगे, लेकिन रिटर्न्स काफी कैलिब्रेटेड तरीके से एक साल में बढ़ जाएंगे। ओके, नहीं फार्मा में तो बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप डेटा को बहुत क्लोजली स्टडी करें तो सेलेक्ट स्टॉक्स में बाइंग शुरू हो गई है फंड से भी, क्योंकि बहुत रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। कमेंट्री, रिजल्ट डेटा और फ्लोज के डेटा को आप एनालाइज करिए। मैं आपसे ऑटो एंसिलरी स्पेस के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप देखिए प्रिसिशन कैमशार्ट एक स्टॉक है, ईवी का काम करते हैं, 5 साल से कोशिश कर रहे हैं, अब शायद उनके ईवी आर्म में तब्दीलियाँ हो रही हैं। इनफैक्ट ईवी रेटेड डेटा हमने ऑटो सेल्स को डिवाइड कर दिया। सिर्फ ईवी वालों को अगर आप देखिए तो बहुत तेजी की ग्रोथ दिखाई दे रही है, आपने भी श्योर देखा होगा। तो मैं आपसे ऑटो एंसिलरीज की बात करना चाहता हूँ, न्यू एज ऑटो एंसिलरी, या तो यहाँ टेक्नोलॉजी एज जहाँ पे या प्रोडक्ट इनोवेशन में अच्छा काम हो रहा है। कुछ नाम आपके समझ में आ रहे हैं? ऑटो एंसिलरी जो स्पेस है उसमें मतलब काम काफी होगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। अभी बहुत सारे कंपनीज है वो अपने प्रोडक्ट्स भी अडेप्ट करेंगे, जो मतलब जो नॉर्मल ड्राइव ट्रेन में जो यूज होते थे, जो इंटरनल कंबशन इंजन में जो यूज होते थे, उसके अलावा जो मतलब ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो ईवी कंपनीज के लिए है उसके लिए अडेप्ट करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑटो सेक्टर में ये जानना है कि ये सेक्टर में अगर हम ईवी की बात करें तो वहां पे कैसा है कि जो मेजर कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो 2 व्हीलर कैटेगरी में आएगा in the EV space, followed by CV space and followed by passenger vehicle, क्योंकि मार्केट का जो एवोल्यूशन है वो उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो उस डायरेक्शन के हिसाब से हमको जो हमारा पोजीशनिंग करना है, अगर ईवी प्ले करना है तो आई वुड सजेस्ट कि अगर हम सीवी की तरफ राइट जो अगर हम अलाइन करेंगे हमारे पोर्टफोलियो को तो रिटर्न्स बनने की संभावना काफी ज्यादा है वर्सेस प्लेइंग लेट्स से एन ऑटो एंसिलरी स्पेस,
यहाँ पे मतलब प्रोडक्ट एवोल्यूशन को थोड़ा और टाइम लगेगा और उसको समझ के उसमें मतलब कितना रिटर्न्स बनेगा उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन पोर्टफोलियो अगर अलाइंड हो ईवी सीवी के स्पेस के टुवर्ड्स, देन रिटर्न्स बनने की संभावना ज्यादा है। नवीन जी, पहले तो शुक्रिया, आप समय दे रहे हैं हमको, अच्छे से बता भी रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी आपसे मिल रही है। एक और चीज़ जिसके बारे में चर्चा हो रही है वो है सीमेंट की, ये भी एक अपने बुल फेस के अंदर चल रहा है, बीच बीच में रुक रुक के थोड़ा सेलिंग आ जाती है, बट फिर भी ये बुल रन के अंदर है। कोई अगर टिका रहे 1-1.5 साल 2 साल 5 साल रखे तो शायद अच्छा पैसा बना सकता है। बट प्रॉब्लम ये है सर, इसमें शेयर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ हेल्प कर सकते हैं किस तरह के शेयर्स को रखना चाहिए? ये नॉर्थ ईस्ट वाला स्टार सीमेंट रखें, सदर्न इंडिया में चले जाएं तो इंडिया सीमेंट को पकड़ लें, या फिर अंबुजा जो कि अडानी का है? जहां तक सीमेंट की हम बात करेंगे तो सीमेंट में तो एक स्ट्रक्चरल स्टोरी जो इंडिया इंफ्रा की तो है, वो तो काफी स्ट्रांग है। इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट न्यूज है वो करीब करीब प्राइस हाइक की बात कर रही है, वो भी सदर्न मार्केट्स में। तो सदर्न मार्केट्स में जो प्राइस हाइक की बात कर रही है, अभी कितना एब्जॉर्ब होता है दैट रिमेन्स टू बी सीन। अभी जैसे कि 30-40 रुपए की प्राइस हाइक की बात हो रही है, मे बी 35-40 रुपीज तो शायद एब्जॉर्ब ना हो, लेकिन 15-20 रुपीज एब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन ये काफी टेलविंड प्रोवाइड करेगा सदर्न जो कंपनीज विच आर एक्सपोज टू सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें हम थोड़े बहुत देख सकते हैं, जैसे ओरिएंट सीमेंट है, राइट, ये मतलब सदर्न मार्केट में मतलब इसका ऑपरेशंस है, तो वो दैट इज वन स्टॉक जिसके मतलब वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा रीजनेबल है, राइट। तो स्टॉक की अगर ग्रोथ प्लान्स अगर फ्रक्टिफाई होते हैं तो स्टॉक री-रेट हो सकता है। इसके अलावा ऑफ कोर्स नेशनल प्लेयर्स जैसे हैं, अगर हम बात करेंगे कि अल्ट्राटेक हो गया या श्री सीमेंट हो गया, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत रिटर्न बनने की संभावना है। बट मैं एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं प्रेफर करूंगा मिड कैप एंड स्मॉल कैप सीमेंट कंपनीज, जैसे कि ओरिएंट सीमेंट में बात कर रहा था या एनएलसी, ये सब कंपनी में आई वुड से दैट ज्यादा रिटर्न्स बनने की संभावना है। ऑलराइट नवीन, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे नवीन कुलकर्णी, एक्सिस सिक्योरिटीज के सीईओ। हमारे साथ लक्ष्य और श्रीकांत जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, आपको बिस्किट्स पसंद है क्या? आप बिस्किट खाते हैं, फैंसी वाले कुकीज वगैरह? कौन नहीं खाता है, बताइए सर। सही बात है, सुबह सुबह गरम गरम चाय में डिपकियां लगा के बिस्किट खाने का मजा ही अलग। और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बम्बई वालों के लिए हाँ, यही सबसे क्या मैं बोल सकता हूँ कि फास्टेस्ट ब्रेकफास्ट हो सकता है। तो फटाफट बिस्किट खाओ और शो पे निकलो। क्या बात कही है, सही बात है। ये मिसेस बेक्टर को देखिए जरा आप। मिसेस बेक्टर में बिस्किट्स का कारोबार सुना है बहुत अच्छा कर रहा है, और जब से हमने इस बारे में बात की है चैनल पे कि उन्होंने नॉर्थ में एक बिस्किट कंपनी को अनलिस्टेड खरीदा था और टर्न अराउंड कर दिया। देखिए क्या स्टॉक चला है। डायरेक्टर साहब दिखाइए मिसेस बेक्टर्स, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने, ये देखिए आज भी 5.5 ऑलमोस्ट 600 की तरफ जाते हुए। अब दिखाइए, ये तो आज का है, 3 महीने, 6 महीने, 1 महीने, ये देखिए 3 महीने में 30%, 6 महीने में 50%। ये स्टॉक हम आपको 300 रुपये से बता रहे हैं, आज भी फंड बाइंग के संकेत इसमें नजर आ रहे हैं। जरा चार्ट्स पे देखिए बताइए, और 52 वीक्स में 65%, बुरा नहीं है। चार्ट्स पे देख के बताइए क्या टारगेट्स पॉसिबल हैं इसमें अगर लेके बैठे हैं तो, या नई एंट्री के लिए लेवल्स? बिल्कुल। इनफैक्ट अजय जी, अगर आप इसके ओवरऑल रैली को देखें तो इतनी कंस्ट्रक्टिव रैली इसमें बनी है कि कई बार इसने करेक्शन किया है, लेकिन वो कंप्लीटली फ्लैट करेक्शन था। इसका मतलब यही है कि इसमें मैं कह सकूंगा कि रैली देन पॉज देन अगेन रैली सॉर्ट ऑफ पैटर्न बना हुआ है, विच इज एक्सट्रीमली बुलिश। और अगर इस टाइप का फॉर्मेशन अगर किसी मिड कैप स्टॉक में अगर बनता है कि जहां पे कुछ स्टोरी होती है, बिकॉज मिड कैप स्टॉक्स में क्या आने वाले कुछ सालों में कुछ ना कुछ अच्छा स्टोरी बनता है, और वो स्टॉक्स मल्टीबैगर होते हैं, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि समवन इज कंसिस्टेंटली अक्यूमुलेटिंग दिस स्टॉक। और आपने जैसे भी बताया कि लाइक म्यूचुअल फंड्स या तो जो भी बड़े निवेशक है वो इसमें कंसिस्टेंटली अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। और चार्ट में भी कुछ ऐसे इंडिकेशन आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि बेस्ड ऑन इट्स ओवरऑल फॉर्मेशन, जैसे कि 350 के करीब खुला था ये आईपीओ के बाद, उसके बाद इसमें एक बड़ी गिरावट आई थी 250 रुपए तक की, और उसके बाद एक कंसिस्टेंट रैली बनी है। तो मैं इस पूरे पैटर्न को अगर कैलकुलेट करूं तो मुझे लगता है कि बेस्ड ऑन एक्सटेंशन शायद ये स्टॉक 650 के लेवल्स कम से कम दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि अगर यहाँ से एक मीडियम टर्म का अगर व्यू है तो बिल्कुल इसे खरीदे।
वेरी शॉर्ट टर्म में ऐसा हो सकता है कि शायद थोड़ा स्टॉक कंसोलिडेट करे बिटवीन मे बी 540 एंड 570, बट इवेंचुअली हमें लगता है कि स्टॉक 650 के लेवल्स रीच कर सकता है। ठीक है, तो एक कंसोलिडेशन का फेज भी बीच में आएगा, लेकिन 650 के लेवल मीडियम टर्म के व्यू के साथ आप इसमें रेकमेंड कर रहे हैं श्रीकांत। ठीक है, बाय एनी चांस अजय आपका एसबीआई में अकाउंट तो नहीं है? आप नेट बैंकिंग एसबीआई की या फिर मोबाइल बैंकिंग यूज तो नहीं करते? नहीं, मेरा तो एचडीएफसी बैंक में है। एक ही अकाउंट है मेरा, और सैलरी अकाउंट है, और मैं उसी में मेंटेन कर रहा हूँ आज से नहीं, कुछ 17-18 साल से। लेकिन मेरे परिवार वालों का काफ़ी एसबीआई में अकाउंट तो है। हो सकता है आपको किसी ने एक बार ज़रूर कंप्लेंट की हो, क्योंकि आज थोड़ी सी एसबीआई के सर्वर में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसके चलते लोगों को नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एक्सेस करने में प्रॉब्लम आई है। अंकुर हम तक और डिटेल्स लेकर आए हैं कि ये जो ये दिक्कत थी, जो टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, वो रिजॉल्व हो गए हैं या नहीं, और इसके पीछे रीजन क्या है, एक बार अंकुर से समझते हैं। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कई सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया है कि उनको इंटरनेट बैंकिंग में लॉक करने में और साथ ही साथ जो मोबाइल एप्लीकेशन है योनो, वहाँ पर भी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है। उनको एरर मैसेजेस आ रहे हैं जब भी वो लॉगिन कर रहे हैं, और ये प्रॉब्लम कंटिन्यू हो रही है कई घंटों से। इसीलिए सोशल मीडिया पे कई सारे पोस्ट हैं जो कस्टमर्स ने किए हुए हैं। साथ ही साथ ब्रांचेस की भी बात करें तो वहाँ पर भी कई सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जहां पर जो मनी ट्रांसफ़र है वहां पर इशू आ रहा है, खासकर बल्क अमाउंट में। ब्रांचेस से ये कई जगह बोला जा रहा है कि जो सर्वर है वहां पर इशू चल रहा है। आपको हम बता दें, जो ब्रांच का सर्वर होता है वो कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर होता है, वो अलग से कनेक्शन होता है, और जो कस्टमर्स के लिए होता है वो रिटेल फेसिंग अलग से सॉफ्टवेयर होता है। हालांकि दोनों ही जगह कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स रिपोर्ट हो रही है। हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रीच आउट करने की कोशिश की, हमें सूत्रों ने यही बताया कि वहाँ पर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी जो ईटी नाउ स्वदेश की क्वेरीज थी उनका कोई भी जवाब नहीं मिला है। ठीक है, अब तो थोड़ा सा यूजर्स को, कंज्यूमर्स को इश्यूज हो रहे हैं आज एक्सेस करने में मोबाइल बैंकिंग। ठीक है अंकुर, शुक्रिया ये अपडेट बताने के लिए। बताना ज़रूरी था क्योंकि हमारे कई सारे व्यूअर्स हैं जो एसबीआई के कस्टमर्स हो सकते हैं। अब वापस लौटते हैं बाजार पर, और लक्ष्य से उनके रिकमेंडेशन भी आज के पूछते हैं। लक्ष्य, आप अभी थोड़ी देर पहले कहते कि आप थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखेंगे, क्योंकि बाजार में ऑफकोर्स निफ्टी में भी 300-400 पॉइंट्स की रैली देख ली हमने 2 दिन में। तो क्या आप यहाँ से एक कंसोलिडेशन का फेज देख सकता है? इस वीक में तो अब आगे आरबीआई पॉलिसी भी है, क्या रिकमेंडेशन स्पेसिफिक हैं आपकी फिर? सो राइट नाउ इस हफ्ते में थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखूंगा, लेकिन बैंक्स क्योंकि ऑलरेडी काफी पिट चुके हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें रिलीफ आएगा हर डिप में। बैंक निफ्टी के बारे में मेरा व्यू ये है कि बैंक निफ्टी यहाँ से 40,980 से लेके 41,200 की तरफ जा सकता है। ये ग्राइंड थोड़ा सा स्लो रहेगा, उतना एग्रेसिव बाइंग नहीं आएगी, लेकिन जिस तरीके का हमने बाय द डिप स्ट्रक्चर देखा है, अभी भी थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है वो बाय की तरफ ही दिखा रहा है, तो बैंकिंग स्टॉक्स में ही मेरा व्यू रहेगा। तो मेरा मानना यह है कि 40,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी रहता है तो ये 41,200 की तरफ जा सकता है। तो ओवरऑल ये इंडेक्स स्पॉट में मेरा व्यू है। उसके अलावा निफ्टी में एक बार फिर से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं 17,450 से 480 के लेवल्स, और 500 एक मेरा सीलिंग की तरह रहेगा बाई। तो हम थोड़ा सा टाइम ज्यादा बिताएंगे रेंज में इस हफ्ते, मुझे उम्मीद है। उसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स हैं जो बैंकिंग के एक्सेस, मुझे लगता है यहाँ थोड़ा अपसाइड दिखा सकता है। 864 के आसपास मैंने इसको बताया था, तो इट कैन टेस्ट 875, स्टॉप लॉस 859 का रह सकता है यहाँ पे। टाइटन थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका भी ठीक दिख रहा है, तो 2536 इसका करंट मार्केट प्राइस था। स्टॉप लॉस 25 का एक छोटा सा लेकर अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो 2545 55 की तरफ ये मूव कर सकता है। और पीएनबी में 47.2 का आपका करंट प्राइस है, स्टॉप लॉस 46.4 का रहेगा, टारगेट 48.2 से 48.5 तक का आप देख सकते हैं। एक और स्टॉक आ रहा है नजर में, वो एसबीआई मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा और अटेम्प्ट कर सकता है। लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी लास्ट हफ्ते, तो हमने बात की थी 520 लेवल की, ऑलरेडी हम 528 तक आ चुके हैं। मुझे लगता है यहाँ से 7 to 8 रुपीज का अपसाइड और मिल सकता है अगर हम 524 का जो स्टॉप लॉस लेकर चले एसबीआई में। तो ये कुछ स्टॉक रिकमेंडेशन है। ओवरऑल मैंने की बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं खेलूंगा मैं इस हफ्ते, छोटे स्कैल्प ट्रेड्स, छोटे मूव को पकड़ने की कोशिश करें, और अगर बाय द डिप मिलता है तो ज्यादा कंफर्टेबल रहे, गैप अप हो तो चेक करें। फेयर स्ट्रेटेजी, आपकी शानदार स्ट्रेटेजी है लक्ष्य, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनफैक्ट एक्सिस और एसबीआई अगर आप देखिए इंटरडे ग्राफ इनके, आपको डेज हाई की तरफ आते हुए नजर आएंगे। एसबीआई सेकेंड हाफ में चलना शुरू हुआ है, जब हमने वो खबर ब्रेक की है कि कुछ ऑनलाइन इश्यूज हो रहे थे, वहीं से चलना शुरू हो गया स्टॉक। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में इस तरह की खबर का इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं होता है।
वो लार्जर वो बात है कि उनका कारोबार सही डायरेक्शन में, लेकिन ये नेट बैंकिंग की मामला जो है छोटे स्तर पे पैदा हुआ है, तो आप उससे कंपेयर ना करें। लेकिन स्टॉक में बाइंग आ रही है। इनफैक्ट लास्ट 15 मिनट में इंडेक्स को भी खींचता हुआ लेके जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 2316 का स्पॉट में लो था, इस समय 2330 के आसपास आ गया है, 27-28 आ गया है, और निफ्टी को भी इंटरडे आप लेके आइए तो अब वो बैंक निफ्टी की तर्ज पे ऊपर आना शुरू हो गया है। इसलिए कुछ इंडेक्स स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। आज सुबह से हम बता रहे थे जो बीटन डाउन स्टॉक्स हैं, जो बात नहीं हो रही थी श्रीकांत कुछ समय से, या होती थी तो नेगेटिव, जैसे डी मार्ट है, जैसे बंधन बैंक है, इन सब में बातें नहीं होती थी तो सिर्फ डाउन साइड पे, ये भी घूम के आ रहे हैं। जरा चार्ट्स पे चेक करके बताएं। बिल्कुल, तो मुझे अजय जी ऐसा लग रहा है कि जो मार्च एंडिंग था उसमें कई सारी जितनी भी एक पोजीशन की जो बुकिंग होती है या तो जो लिक्विडेशन होता है, मुझे लगता है कि वो हो चुका है, वो प्रेशर खत्म हो चुका है, और उसके बाद एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट का हमेशा एक ट्रेंड बनता है, और उसमें हम जो काफी स्ट्रॉन्ग मिड कैप होते हैं या तो स्ट्रॉन्ग कंपनीज होते हैं, उसमें हम वापस दोबारा बाइंग देखते हैं। और डीमार्ट मुझे लगता है कि उसी का एक बेस्ट एग्जांपल है। काफी अच्छा एक हायर बॉटम फॉर्मेशन किया है। इन द पास्ट ऑल्सो मल्टीपल टाइम्स उसने देखा होगा आपने कि 3500 के करीब बढ़िया सपोर्ट लिया है और रिबाउंड किया है 3500 और 3400 के रेंज में। अभी करंटली चल रहा है ये 3525 के करीब। चार्ट में देखा जाए तो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ चुका है। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 3800 से लेकर 3900 के लेवल्स है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बिल्कुल इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके चलिए, इसमें अच्छे पैसे बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर बंधन बैंक की बात करें तो मुझे लगता है यहाँ पे भी जो एक सेल ऑफ था वो काफी डीप सेल ऑफ आया था, एक ओवरसोल्ड सॉर्ट ऑफ पैटर्न बना था। और टेक्निकली देखा जाए तो वैसे अभी भी ये वीक है, लेकिन एक डेड कैट बाउंस इसमें बना हुआ है, तो शायद ये जो करंट बाउंस बैक हुआ है वो शायद थोड़ा और लास्ट कर सकता है अप टू मे बी 225 तक। बट करंट लेवल से हमें लगता है कि इसमें कोई लॉन्ग पोजीशंस बनाने से बेटर है कि अगर आपके पास कोई लॉन्ग पोजीशन अगर है तो उसे कम करें, और बाकी के जो टॉप रैंकिंग कंपनीज है या बैंक स्टॉक्स है जैसे कि एक्सिस, आईसीआईसीआई या तो स्टेट बैंक, हमें लगता है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट करके चलें। ठीक है, दो स्टॉक्स और हैं जिसपे मैं एक लक्ष्य आपका व्यू पॉइंट लेना चाहता हूं। पहला एक शेयर है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। आज जब सुबह जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई, शेयर 900 पे है, बाद में उन्होंने 500 का टारगेट दिया। आपका मन करे ना करे, लेकिन वहम की बीमारी हो सकती है कि अच्छा मेरे पास शेयर है, जेपी ने बोला 500, तो आप कुछ ना करें फिर भी आप सोचेंगे, 10 बार पूछेंगे, जानेंगे, टेक्निकल एनालिस्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आप जरा देख के बताइए, शेयर वास्तव में टूटने जा रहा है क्या? ये हो जाएगा 500? आज का फॉल सीवियर है। खासियत ये है कि इसने बहुत बड़ा करेक्शन नहीं दिया है, और इस तरीके की रिपोर्ट आना मोस्टली ऐसा लगता है जैसे किसी को एग्जिट करना था तो उसने रिपोर्ट निकाली है, ना कि ये कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर आप देखेंगे ऑलरेडी बहुत ओवरबॉट था। मंथली कैंडल्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ओवरबॉट जोन थी जहां से करेक्शन बनता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये करेक्शन हो सकता है कि इसके पीछे रिपोर्ट रीजन हो, लेकिन टेक्निकल रीजन ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। और यहाँ से 770, 775 बोलूंगा मैं, एक लेवल है जहां पे इसने आज का ऑलमोस्ट उस एरिया में बॉटम लिया है। तो मेरे को लगता है 775 अभी भी आप इसको वॉच करके चलिए, इसके नीचे बहुत ज्यादा जाने के चांसेस कम है। ये स्टॉक लगातार ऑलमोस्ट अगर आप मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो 10-15 महीने से एटलीस्ट ये लगातार ग्रीन बना रहा था। बीच तो रेड आए हैं, लेकिन इसमें करेक्शन ड्यू था। तो ये एक टेक्निकल है, ना कि मौका। कई बार मार्केट मौका ढूंढता रहता है और रिपोर्ट सिर्फ एक मौका है लोगों को बेचने के लिए, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं मेरे हिसाब से। हाँ, बात आपकी ठीक है, चाहे मौका टेक्निकल्स वालों की तरफ से मिला या फिर रिपोर्ट का, जो भी है, कुल मिला के शेयर ने सिर्फ 22% की अपनी बढ़त कर दी है। अब 6 महीने के अंदर ये 12% घटने के बाद ये 22% आपको दिख रहा है जो आज टूटा है। अगर इसको आप 12% को जोड़ देंगे तो फिर आपको ये रिटर्न थोड़ा ज़्यादा दिखता। ममाक्षी मेरे सहयोगी हैं, उन्होंने भी कुछ डिटेल वगैरह निकाली है इसके अंदर। आइए फटाफट से उनसे भी एक बार पता कर रहे थे इसी शेयर के बारे में। जी बिल्कुल, केपीआईटी टेक की बात करें तो ये स्टॉक में हम देख रहे हैं आज काफ़ी भारी गिरावट नज़र आ रही है।
एक इनिशिएटिंग कवरेज वाला नोट आया है JP मॉर्गन के साथ। उन्होंने कवरेज ज़रूर शुरू की है, ये काउंटर पर अंडरवेट की राय दी है और लक्ष्य दिया है 520 प्रति शेयर का। और इसी के बाद हमने देखा है कि स्टॉक में काफ़ी दबाव बना हुआ है। JP मॉर्गन का मानना है कि कंपनी के जो EBIT मार्जिन्स है वो अन्य पीयर्स के मुकाबले काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं और उन अन्य पीयर्स के मुकाबले अगर उनका पोर्टफोलियो देखें वो भी डाइवर्सिफाइड नहीं है, तो इसकी वजह से कंसंट्रेशन रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट उनका जो क्लाइंट कंसंट्रेशन है वो काफ़ी हाई नज़र आ रहा है। टॉप 25 क्लाइंट्स करीब 84% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। वैल्यूएशंस भी अगर हम देखें तो 50 टाइम्स फॉरवर्ड PE पे ये स्टॉक ट्रेड करता है और इसी के चलते हम देख सकते हैं कि वैल्यूएशंस भी काफ़ी एक्सपेंसिव है ये काउंटर पर। इनफैक्ट वैल्यूएशंस जो अभी करंटली चल रहे हैं वो अज्यूम कर रहे हैं करीब 24% कैगर ग्रोथ अगले 10 साल के लिए, जो काफ़ी एक्सेसिव है। तो ओवरऑल इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए JP मॉर्गन ने कवरेज ज़रूर शुरू की है। ये स्टॉक पर अंडरवेट की राय दी है, टारगेट प्राइस 520 के साथ, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में काफ़ी भारी गिरावट आ रही है और इनफैक्ट पिछले 14 हफ्तों में ये सबसे भारी गिरावट नजर आ रही है। पिछले 14 हफ्तों में यानी कि एक सवा साल के अंदर अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है जो आप आज KPIT टेक्नोलॉजीज़ के शेयर में देख रहे हैं। नो डाउट इनके प्रोडक्ट अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी है, बट रिपोर्ट भी उतनी ही ज़ोरदार आई, इस शेयर को तोड़ के रख दिया 126 रुपये एक ही दिन में। एक और शेयर भी है, उसका वॉल्यूम मैंने चेक कर लिया, पहले मेरे को लग रहा था कि शायद वॉल्यूम कम होगा, लेकिन वॉल्यूम की बदौलत ही वो शेयर आज चल रहा है। उसका नाम है नितिन स्पिनर्स। एक बार ये शेयर लक्ष्य आप चेक करो, कैश का शेयर है, थोड़ा आप जिसको अच्छे से देख पाओगे। नितिन स्पिनर्स के अंदर एक अच्छा बेस बनने के बाद आज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। ये शेयर और चलेगा क्या? 10% है। ये जो ब्रेकआउट है ये काफी स्ट्रॉन्ग, जहां से ये पूरे मंथली कैंडल की शुरुआत हुई है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। 226 का जो एरिया है वहां से हम ब्रेकआउट को अगर गिने तो ये कम से कम 275 280 तक जा सकता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपका थोड़ा लंबे समय का आपका व्यू है तो ये 275 280 तक जा सकता है। करंटली 246 है, इसका स्टॉप लॉस आप पोजिशनली अगर रखना चाहते हैं तो 230 32 का रख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म है तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट पर्पस से आप इसको देख सकते हैं। स्पिरिट्स पे व्यू है। अब शरद हमसे जुड़ रहे हैं खबर गर्म है लेकर, कौन से स्टॉक्स है जहां पर डीलिंग रूम में जिसको लेकर बस बनी हुई है। आइए चलते हैं आगे शरद के पास। जी बिल्कुल, हमारी जो है डीलर्स के साथ बातचीत हो रही है एंड ऑफ कोर्स जो है मार्केट पार्टिसिपेंट से भी बात हो रही है, लेकिन सबसे पहले स्टॉक पे फोकस करेंगे इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, और यहाँ पे HNI बाइंग देखने मिल रही है। ऑफ कोर्स देखा जाए तो इम्पोर्टेंट बात है कि एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव मूव देखने मिल सकता है, क्योंकि पावर टैरिफ्स में एक हाइक देखने मिली है, तो ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके कारण एक पॉजिटिव सेंटिमेंट मूव भी आ रहा है। इसके अलावा वैल्यूएशंस में भी जो है अट्रैक्टिव लेवल्स देखने मिल रही है, ऑलमोस्ट 30 टाइम्स उनके FY25 के अर्निंग्स को लेके। स्टॉक में करेक्शन भी आया था ऑलमोस्ट 46% अगर 2022 के हाई लेवल से देखें। हालांकि देखा जाए तो FY23 में इनके मार्केट शेयर इनकी कोर कैटेगरी में भी जो है एक गिरावट देखने मिला है, तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी HNI बाइंग देखने मिल रही है। दूसरा स्टॉक फोकस में रहने वाला है ग्रैनुल्स इंडिया, और यहाँ पे एक डोमेस्टिक फंड हाउस ने जो है एक्विजिशन स्टार्ट किया, और डीलर्स का कहना है कि लगभग 50% तक का जो रिटर्न है ये डोमेस्टिक हाउस जो है कमाना चाहती है, इसमें फोकस रहेगा। इसके अलावा जो है स्टॉक में देखिए लगभग 9% का इजाफा पिछले 3 सेशन में आया है, और डीलर्स कह रहे हैं कि यहाँ पे ब्लॉक या बल्क डील जो है आगे जाते हुए देखने मिल सकती है आने वाले दिनों में। तो ग्रैनुल्स इंडिया में भी जो है आप ज़रूर फोकस रखिएगा। ठीक है, ग्रैन्यूल्स इंडिया पे भी हम फोकस रखेंगे, लेकिन हम कुछ और स्टॉक्स की तरफ भी फोकस लेके जा रहे हैं, क्योंकि बाजार में रिकवरी आ रही है। जैसे हमने आपको बताया 80 पॉइंट निफ्टी रिकवर कर गया है, बैंक निफ्टी करीब 250 पॉइंट रिकवर कर चुका है नीचे से। तो जाते जाते कल छुट्टी होने के बावजूद बाजार रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है। आज पावर स्टॉक्स में अच्छी हमने देखी है मूवमेंट, टाटा पावर, JSW एनर्जी, सब में मूवमेंट देख रहे हैं। लक्ष्य, अगर मुझे पावर स्टॉक्स में कॉल लेनी है तो आप किससे बैट करेंगे इन दोनों में से? मेरा पिक जो है वो टाटा पावर ही रहेगा। लास्ट टाइम इसके बारे में हमने बात की थी तो 175 के आसपास मुझे लगा था एक अच्छी बाइंग आ सकती है, ये उससे पहले ही घूम गया है। मुझे लगता है एक बार 210 215 की तरफ मूव कर सकता है। ओके, अच्छा, ये अपने जो पावर एंसिलरी है ना, जो केबल कंपनीज है, कॉपर वायर, जिसकी 2 बड़ी कंपनीज हैं, कल हमने KEI में देखा था, कल नहीं फ्राइडे को KEI में देखा था 2 लाख शेयर प्रमोटर्स ने खरीदे।
लेकिन करेक्शन अगर आप देखें तो KEI के साथ साथ पॉलीकैब में भी हो गया है। श्रीकांत, पॉलीकैब आज थोड़ा गर्म दिख रहा है, करंट दौड़ रहा है इसके अंदर, हालांकि KEI में तो अभी नरमी है। पॉलीकैब पे जरा बताएं, करेक्टिव फेज 1-1.5 महीने का चार्ट लिखिए डायरेक्टर साहब। पॉलीकैब में करेक्शन हो गया है, लेना चाहिए यहाँ से? तो देखिए अजय जी, अगर इसमें इसके पैटर्न को देखें तो 3100 से लेकर ये लगातार गिरते हुए 2770-80 के करीब आया था, जहाँ पे उसने फर्स्ट यानी कि जो एक इमीडिएट बेसिस पे जो करेक्टिव पैटर्न होता है वो कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद का रिबाउंड भी हमें देखने मिल रहा है, लेकिन हमें लगता है कि ये जो रिबाउंड है वो अगेन एक पुल बैक सॉर्ट ऑफ रिबाउंड है, और ये शायद अप टू 3000-3050 तक इसे लेके जा सकता है, यानी कि यहाँ से 100-150 रुपए तक की और तेजी हमें देखने मिल सकती है। बट हमें लगता है कि ऐसे मार्केट में जहाँ पे अभी भी थोड़ा सा एक कंफ्यूजन बना हुआ है और ये पुल बैक है, तो अगर इसमें अगर अपनी पोजीशन अगर हो या कुछ अगर लॉन्ग पोजीशंस अगर बहुत पहले की अगर पड़ी हो, तो लगता है कि 3050 से लेकर 3080 के रेंज में इसमें से एग्जिट करना ज्यादा फायदेमंद होगा। करंट लेवल्स अगर आप देखें तो 2700 2750 की जो प्राइस थी इसकी, वो अभी 2950 तक आ चुकी है। तो लॉन्ग करने के लिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, लेकिन अगर अपने पास अगर कोई ओल्ड होल्डिंग्स है तो उसे कम किया जा सकता है। थोड़ी देर पहले शरद आपको IEX के बारे में चर्चा कर रहे थे। वो सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि गर्मी से जुड़ा हुआ शेयर्स है, और जैसे जैसे उसके अंदर खबरें आएंगी वो शेयर और भी चलता हुआ दिखेगा। एक और शेयर भी है लक्ष्य, आप जिसको जरा चेक करेंगे वो कोल इंडिया। देखिए सरकार अपनी तरफ से पक्ष रखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार तो कह रही है देखिए हम कोल का इंपोर्ट भी कर रहे हैं, कोयले की कमी होने नहीं देंगे, लेकिन जब गर्मी अपने चरम पे आएगी ना सर, तो उसके बाद हो सकता है सरकार की बात थोड़ी झूठ होती हुई दिखे। मैं ये नहीं कह रहा कि तैयारी नहीं कर रहे, वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन गर्मी अपना असर दिखाती ज़रूर है। कोल इंडिया एक बार जरा देख के बताइए। मैं पोजिशनली पूरे सीजन रखूंगा, टिल मैं इसको काटूंगा अगस्त सितंबर में, तो क्या अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं? बिल्कुल। राइट नाउ अगर इसका चार्ट आप देखेंगे तो ये रैली की शुरुआत में है, ये रैली का कोई एक मिड पार्ट नहीं कहूंगा मैं, और ये रैली मुझे ऐसा लगता है कि 240 तक एटलीस्ट मुझे दिखती है। और लास्ट टाइम जो हमने लेवल्स देखे थे 260 के देखे थे पिछले साल, तो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे उसी तरफ जाएगा, लेकिन इमीडिएटली 240-245 तक के अपसाइड लेवल्स आ सकते हैं कोल इंडिया में। जैसा कि आपने कहा कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी अपने आप आपको ये स्टॉक में रिएक्शन दिखेगा, और ये सिर्फ एक इनिशियल फेज में है रैली के, और वो रैली अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसमें आप अभी भी भागीदार बन सकते हैं हम साइड के। पे आपने बोला 240-250 तक के टारगेट्स आपको दिखते हैं। एक बार लक्ष्य बजाज फाइनेंस को भी देखिए, आज सुबह हम इसे डिस्कस भी कर रहे थे, और इनफैक्ट इसमें अच्छी खासी मूव भी है, लगभग 1.5% तक की मूव आपको बजाज फाइनेंस पे भी दिख, 2% की मूव आपको बंद हो रहा है। डेज हाई हमने सुबह बताया था। हाँ। इसको आप रखिए, और ये पोजीशनल आइटम है, इसको आप आज लो के 50 रुपए ऊपर निकल जाओ वाली चीज नहीं है ये आप छोटी पोजीशन लीजिए, लेकिन थोड़ा राइड करिए, क्योंकि ये स्टॉक तब पीक आउट हुआ था जब ये 9 टाइम फॉरवर्ड पे था। हाँ। और आप इसको मैप कर लीजिए, इसका पीकिंग और टेस्ला का पीकिंग बराबर था, सेम मंथ में हुआ है। लास्ट क्वार्टर ही तो था थे, है ना? नहीं टाइम हो गया इसको। उसका रीजन क्या है? हाँ। क्योंकि रेट हाइक का सिलसिला, 1 साल का चार्ट, रेट हाइक का सिलसिला वहाँ चालू हुआ, यहाँ चालू हुआ, महंगे स्टॉक डी रेट हो गए। अगर रेट पॉज का सिलसिला चालू हो रहा है ग्लोबली या कट का, तो 1 साल आगे ये चलने चाहिए। ये कहानी बन रही है, और इसलिए लोग थोड़ा अर्ली पोजीशन भी ले रहे हैं। और देखिए रिस्क रिवॉर्ड, आपको 52 वाला चलिए आप मिस कर गए, 57 कुछ खास चला ही नहीं है, कुछ चला ही नहीं खास। तो यहाँ से कितना रिवॉर्ड मिल सकता है लक्ष्य? यहाँ से मुझे इमीडिएटली दिखता है 5950 से लेके 6100 तक के लेवल, जो कि 1 से 2 हफ्ते में आ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप इसका RSI देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में, एक बहुत अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, जो कि डेली टाइम फ्रेम में जब भी होता है तो आप उस पे थोड़ा भरोसा कर सकते हो। तो स्ट्रेंथ है, लोअर लेवल से जब भी डिप मिल रहा है लोग इसको बाय कर रहे हैं। अब ऊपर जाने की जो स्ट्रेंथ है रिलेटिवली, जो पिछले वाले फॉल के बाद जब पहुंचा, वो ज्यादा अच्छी है इस बार। 6100 के लेवल तो मुझे दिखते हैं यहाँ से इमीडिएटली। टाइम होराइजन 1 से 2 हफ्ते का हो सकता है। तो ध्यान देना, ये बहुत जोरदार कॉल है, यहाँ पे सारे कन्वर्ज कर रहे हैं। एक और स्टॉक मैं आपको बताऊं जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया अपने व्यूअर्स के साथ, और श्रीकांत के साथ डिस्कस करेंगे। श्रीकांत, TTK हेल्थ स्टॉक सर्किट पे है आज, 20% सर्किट है, लेकिन इसका थोड़ा चार्ट अगर आप पढ़ के बताएं कि, क्योंकि ये पिछले हफ्ते हमने इस बारे में बात की थी कि इसमें अबैकस फंड ने लेना शुरू किए, बाइंग ब्लैक डील में डेटा आया था और धीरे धीरे चल रहा था, बट आज सर्किट लग गया। चार्ट लेके बताएं, अगर लिया है तो किस लेवल्स तक के लिए वेट कर सकते हैं?
तो अजय जी देखिए, इसके अगर चार्ट पैटर्न की अगर बात करें तो एक काफी कंस्ट्रक्टिव पैटर्न इसने बनाया है। काफी ग्रेजुअली ये स्टॉक बढ़ते हुए अपने 1000 के लेवल्स के करीब आया था फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 300। सो 300 से 1000 रुपए तक आना, इट्स लाइक इट्स नॉट अ जोक। यानी दैट मीन्स कि समथिंग इज लाइक डेफिनेटली कुकिंग इन द स्टॉक, या तो उस कंपनी में कुछ ना कुछ हो रहा है। और जबकि मार्केट में काफी अंडर परफॉर्मेंस चल रहा था बाकी सब स्टॉक्स में, और इसने कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है। तो हमें तो इनफैक्ट लग रहा है कि ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को यानी 1450 के लेवल्स को भी क्रॉस करते हुए नजर आएगा। हमें लगता है ये स्टॉक उन लेवल्स को भी क्रॉस करेगा। तो करंट लेवल से भी अगर यहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है तो बिल्कुल इसमें लॉन्ग करें। शायद 1450 इसके ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल्स थे, और अजय जी अगर इन लेवल्स को क्रॉस करता है तो उसके बाद आप पकड़ लीजिए कि कम से कम 10% ये और बढ़ सकता है। तो 1550-1600 के टारगेट्स लॉन्ग टर्म में नजर आते हैं। करंट लेवल से खरीदे, या तो यहाँ से अगर कोई करेक्शन अगर आता है तो बिल्कुल इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब जब मार्केट के अंदर थोड़ी भी कंफ्यूजन रहेगी, कुछ गोल्ड वाले स्टॉक्स भी चल सकते हैं, या सोना सीधा ही चल सकता है। अभी इसी साल गोल्ड ने MCX में अपना रिकॉर्ड हाई टेस्ट किया है। मुथूट एक बार शेयर आप ध्यान रखिएगा, इसके अंदर एक चैनल का ब्रेकआउट भी हो रहा है। लक्ष्य एक बार जरा आप इसको चेक कीजिएगा। गोल्ड फाइनेंसिंग से जुड़ी हुई कंपनी है मुथूट। गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं, गोल्ड है बहुत महंगा, वो है 57,000 58,000 रुपये पर तोला, वो तो ना खरीदा जाएगा। तो क्या मुथूट फाइनेंस को खरीद ले? 984 रुपये का है। राइट नाउ अगर मुथूट का चार्ट देखेंगे तो एग्जैक्टली जो आज का हाई है 997, इसके ब्रेक होने के बाद ही इसको बाय करें, क्योंकि ऑलरेडी लो लेवल से ऑलमोस्ट 80-90 रुपीस चल चुका है। तो अगर छोटे मोटे डिप या कंसोलिडेशन या थोड़ा बहुत लोग जो सोचेंगे कि छोटा मोटा प्रॉफिट बुक कर ले, वो लोग निकलेंगे 1-2 दिन। अगर छोटा मोटा अपॉर्चुनिटी मिलता है, 10-15 रुपीस का डिप मिलता है 970 के ऊपर ही अगर हम रहते हैं, और यहाँ एक बार 1000 का लेवल क्रॉस होता है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अपसाइड है, लेकिन कई लोग पेशेंस नहीं होता तो वो लोग पहले एंट्री करके पछताने लगते हैं। तो एक बार 1000 का लेवल क्रॉस होगा थोड़े 2-3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद, तो वो ज्यादा ट्रस्टेबल होगा, तो उस पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर 1050 1070 तक के लेवल्स आपको देख सकते हैं यहाँ पे ओवर ए पीरियड ऑफ 2-3 वीक्स। इस बीच रिलायंस अच्छी खासी एक तेज़ी के साथ इनफैक्ट हरे निशान में वापस आया। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि IPL मैच जो स्टार्ट हुए हैं वो जियो सिनेमा पे आपको दिख सकता है, और जियो सिनेमा के लगभग 146 करोड़ नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं ओवर द वीकेंड ओनली। ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव का बहुत माइनर सी गिरावट ही रह गई है रिलायंस में, और इसके चलते आपने एक सडन मूव भी देखी रिलायंस पे, इंडेक्स पे भी आपको थोड़ी सी मूव इस पे दिखी। तो इस स्टॉक को तो ज़रूर वॉच आउट करना होगा। और रिलायंस की जो मूव पिछले हफ्ते भी रही है ऑन द पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, अट्रैक्टिव टेक्निकल लेवल्स, इस स्टॉक को जरूर रडार पर रखना चाहिए। श्रीकांत, इनफैक्ट अब हरे निशान में आ भी गया, रिलायंस पर क्या व्यू रहेगा यहाँ से? अगर जिसने पिछले हफ्ते मौका नहीं ना ले पाया हो एंट्री पॉइंट, क्या यहाँ से एंट्री पॉइंट ढूंढ सकते हैं रिलायंस पे? बिल्कुल। तो अगर यहाँ से अगर अगेन पोजिशनल अगर व्यू है तो बिल्कुल लॉन्ग पोजिशंस बनाए, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो ये बॉटम के काफी नजदीक है। इसने 2200 के करीब बॉटम बनाया था, अभी 2330 करंटली ट्रेड कर रहा है। जैसे न्यूज फ्लो है और जैसे इसमें टेक्निकल पैटर्न बना है, एक बात तय है कि ये जितना भी सेलिंग प्रेशर है उसे एब्जॉर्ब करते हुए आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो क्रूड के दामों में भी तेजी हो रही है, तो जो प्राइवेट रिफाइनर्स होते हैं उनको भी उसका बेनिफिट होता है। प्लस जो आपने भी बताई वो ऐप की न्यूज, समाव मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ये पर्टिकुलर न्यूज फ्लो और इस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न को देखते हुए ये स्टॉक कम से कम 2500 के लेवल्स वापस रजिस्टर कर सकता है। इट विल टेक टाइम, ऐसा नहीं कि जल्दी आ जाएगा, लेकिन ये अगर इस मार्केट में अगर रैली होनी है, अगर इस मार्केट को अगर 600 तक अगर जाना है तो रिलायंस मुझे लगता है कि इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, और करंट लेवल से भी बिल्कुल इसे लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा 2250 के करीब का। मैं थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है इन लेवल्स के करीब, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि मार्केट एक बार 17,600 तक जाएगा, तो साथ ही साथ रिलायंस भी एक बार 2500 के लेवल्स दर्ज कर सकता है। तो रिलायंस पे एक अच्छे लेवल्स दिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए 3:15 के पास अब एक बार कुछ BTSC ट्रेड्स भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लेकर क्या जाना चाहिए? क्या रिलायंस और या फिर दूसरे बड़े स्टॉक्स जो हैं, ऑटो स्टॉक्स जो हैं जिनमें अच्छी मूव दिख रही है, क्या ये सारे BTSC कैंडिडेट्स हैं श्रीकांत, या फिर कुछ और रडार पे आ रहा है? तो देखिए, मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे जैसे कि बैंक स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस बना है, और हमें लगता है कि इनके जो
क्वार्टरली अपडेट्स आएंगे, प्लस जो ओवरऑल बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस है या तो जो चार्ट बना हुआ है, हमें लगता है कि बिल्कुल कुछ बैंक स्टॉक्स को ही खरीदा जा सकता है। वैसे प्राइवेट बैंक्स एक्सिस, आईसीआईसीआई चल चुके हैं, लेकिन स्टेट बैंक मुझे लगता है कि इन लेवल से भी और बढ़ सकता है। 540 542 के टारगेट्स के लिए स्टेट बैंक को खरीदे। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे एट 520, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि थोड़ा सा वीकनेस आईटीसी में बना हुआ है और थोड़ा और बनते जा रहा है, तो आईटीसी को शॉर्ट करके चले। ये स्टॉक एक बार वापस मुझे लगता है कि 360 या 365 के लेवल्स को छू सकता है। करंटली 380 के करीब ट्रेड कर रहा है और 385 का स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा। क्रूड पे वापस से थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्रूड के अंदर अगर, क्योंकि जिस तरह का ब्रेकआउट दिया और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कट हुए हैं दो बड़े देश की तरफ से, तो ऐसा लगता है कि शायद क्रूड थोड़ा सेंसिटिव रहेगा। आज सुबह हमारे साथ जब वरुण गोयल भी जुड़े थे, वो भी कह रहे थे कि एक ऐसा पॉइंट है जिसको लेकर हम अपनी स्ट्रेटजी को वापस रीथिंक बार बार करेंगे, वो है क्रूड। अगर एशियन पेंट बड़ा शेयर है, नीचे नहीं आ रहा, कंजम्पशन को अच्छे से एडजस्ट कर लेता है, क्या दूसरे और पेंट शेयर कमज़ोर हो सकते हैं, जिसमें कंसाई नेरोलैक है, जिसमें शालीमार पेंट जैसे शेयर्स भी हैं? एक बार आप कंसाई नेरोलैक चेक करेंगे आप लक्ष्य, कंसाई नेरोलैक। ओके, राइट नाउ इसका चार्ट भी कुछ क्लियर नहीं बता रहा है। ऑलरेडी काफी फॉल आ चुका है पेंट स्टॉक्स में। मेनली डिमांड इशू रिलेटेड था, ना कि क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल का भी अब न्यूज आ गया है। ऑलरेडी 5-6% का राइज है। अब ये जो राइज हुआ है, ये हर बार की तरह गिव अप करेगा या नहीं करेगा, ये अगले 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। अगर ये गिव अप नहीं करता है, तब हो सकता है कि जो पेंट स्टॉक्स हैं अभी जो आज एब्जॉर्ब कर रहे हैं सेलिंग, वो एब्जॉर्ब ना पाए। इवन एशियन पेंट्स भी कोशिश कर रहा है कि यहाँ से और फॉल ना आए, क्योंकि फॉल ऑलरेडी आ चुका था। तो मेरा मानना ये है कि जो ये क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, ये बहुत वोलेटाइल रहते हैं। 5-6% का राइज आया है। अगर यूएस कुछ अनाउंस करता है, क्योंकि मुझे ये मोर ऑफ स्ट्रैटेजिक मूव लग रहा है ओपेक प्लस का अगेंस्ट यूएस। अब यूएस का क्या एक्शन होता है वो एक दो दिन में पता चलेगा, क्योंकि यूएस कैन नॉट डाइजेस्ट दिस काइंड ऑफ प्राइसेस। तो कोई ना कोई एक्शन या कुछ माहौल क्रिएट होता है, रिजर्व से रेज किया जाता है, तो उस पे नजर होगी मेरी, उसके बाद ही मैं डिसीजन लूंगा। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म होराइजन से यहाँ पे लेना चाहता है, तो पेंट स्टॉक्स है सॉरी, वो अभी भी एक अच्छे लेवल पे है जहां से हर बार बाइंग आती है। तो इट्स नॉट अ बैड एरिया टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, लेकिन इमीडिएटली मैं थोड़ा सा बचूंगा यहाँ पे कोई बेट लेने से। एक और स्पेस को लेकर आते हैं, और वो स्पेस रहेगा सिरेमिक स्पेस, इनफैक्ट टाइल्स काउंटर्स, एक्सेरो टाइल्स को लेकर आते हैं। आज लगभग 14% तक की बढ़त वहां देखने को मिल रही है। और एक दूसरा स्टॉक लेकर आते हैं ओरिएंट बेल, यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी मूव दिख रही है। इसमें फंड बाइंग की एक न्यूज़ भी है और आप देख भी रहे हैं अच्छी खासी बड़ी मूवमेंट दिख रही है। क्या ये स्टॉक्स में तेजी और बढ़ सकती है? आप बताएं श्रीकांत। तो देखिए यहाँ पे अगेन मिक्स मूड बना हुआ है, लेकिन अगर मोमेंटम को देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी और तेजी बनेगी, क्योंकि वापस एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स इस पर्टिकुलर मिड कैप कंपनीज में या उन स्टॉक्स में आ सकता है जहाँ पे थोड़ा सा बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कुछ सॉर्ट ऑफ पैटर्न हो, या सेक्टर का एक स्पेसिफिक जो कहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट हो। तो उसमें मुझे लगता है कि कजारिया सिरामिक इनफैक्ट देखा जाए तो ये काफी अट्रैक्टिव स्ट्रॉन्ग बेट रहेगा, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स उसने 1000 रुपए के करीब बॉटम बनाया है। इस बार भी एक अच्छे करेक्शन के बाद 1000 रुपए से ही ये टर्न हो चुका है। तो अगर यहाँ से इसमें रैली बनती है तो 1200 1250 के लेवल्स ये दिखा सकता है। तो करंट लेवल से कजारिया सिरामिक को लॉन्ग करें जो 1060 के करीब है, और टारगेट्स रखे 1200 1250 के। ओके, तो यानी आप इस पूरे स्पेस में अच्छी खासी मूवमेंट देख रहे हैं। फंड बाइंग, फंड एक्शन भी इस स्पेस में है, और कजारिया टेक्निकली पसंद आता है श्रीकांत को, इस लिहाज से भी। एक बार लक्ष्य के भी कुछ व्यूज ले लेते हैं। लक्ष्य, आपके क्या कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स होंगे? राइट नाउ मुझे कुछ ऑर्डर स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, जैसे हीरो मोटो में मुझे अभी थोड़ा सा और अपसाइड लगता है कि आ सकता है। तो 2430 का लेवल है राइट नाउ। अगर ये 2400 के ऊपर ही सस्टेन करता है तो 2400 के स्टॉप लॉस से आई थिंक 2475-80 तक हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा अपसाइड और है, सारों में नहीं है। जैसे बजाज में अपसाइड ज्यादा नहीं है, लेकिन हीरो में मुझे दिखता है। अगर मारुति की बात करें तो मारुति करंटली 8515 के आसपास है। अगर ये 8440 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये 8670 और 8720, मतलब यहाँ पे 100 से 150 रुपए का इजी अपमूव मिल सकता है। कि ऑटो स्टॉक्स में जो आज की रैली है, इसमें थोड़ी सी और
मुझे लगता है कि एक लेग बाकी है कुछ स्टॉक्स में, तो वो हम देख सकते हैं। तो मोस्टली ऑटो स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं। बैंक में एसबीआई अगर 522 के एरिया के ऊपर रहता है तो ये 535 540 तक जा सकता है, लेकिन इसको एक इंपॉर्टेंट एरिया इसका 20 डे मूविंग एवरेज 529 का है, उसको क्रॉस करना बाकी है। जब तक वो क्रॉस नहीं करेगा थोड़ा सा कंफर्ट नहीं है मेरे को यहाँ पे, लेकिन नजर मैं रखूंगा बैंकिंग स्टॉक्स में, जैसे मैंने कहा एक्सिस बैंक, एसबीआई, इन पे नजर रखूंगा और ऑटो स्टॉक्स पे नजर रखूंगा। और बजाज ट्विंस, जैसा कि मैंने बताया, बजाज ट्विंस भी काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, काफी सोल्ड हो चुके हैं, यहाँ पे भी थोड़ा मोमेंटम बाइंग आपको मिल सकती है। ठीक है, दो अच्छी चीज़ हो रही हैं एक्चुअली फाइनेंस से जुड़ा हुआ। पहले या तो एचडीएफसी के ट्विंस चलते हैं, अगर वो जब रुक जाते हैं तो फिर बजाज के ट्विंस चलने लगते हैं, बजाज फिनसर्व और फाइनेंस। उससे पहले एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी। तो ये अच्छा फेज़ है। पिछले 15-20 दिनों से अगर आप चेक कर रहे होंगे तो मार्केट में बाहर लेके आने में इन चारों शेयर्स का काफ़ी बड़ा योगदान है। आप देखिए रिलायंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं चला मार्केट की इस रिकवरी के अंदर, लेकिन कुछ कुछ फाइनेंस के शेयर्स, बैंकिंग के शेयर्स ने अच्छा पार्टिसिपेट किया। वो वजह भी साफ थी, बैंक निफ्टी थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी टूटा हुआ था। खैर एनी हाउ, श्रीकांत पहली बार इस शो में अभी आपसे बातचीत हो रही है, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। सर कोई ऑप्शन का सौदा है? मेरे को ना फ्यूचर लेके जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, हिचक हो रही है। मैं ऑप्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, फ्यूचर काट दूंगा सर आज का, जो भी मेरा प्रॉफिट होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। कोई एक ऑप्शंस का सौदा बता दीजिए। बिल्कुल, तो देखिए अगर इस पर्टिकुलर मार्केट को देखें तो जैसे मैंने बताया था शूट के स्टार्टिंग में कि 17,430 के करीब आज अगर आप देखें तो मार्केट खुलने के बाद उसमें एक बड़ी सेलिंग आई थी, काफी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी और ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग खड़ी है 17,400 17,500 के करीब। तो हमें लगता है कि इनफैक्ट ऐसे मार्केट में जहाँ पे क्रेडिट पॉलिसी भी सामने खड़ी है ऑन वेडनेसडे, तो हमें लगता है कि इस लेवल पे थोड़ा कॉशियसली काम करना एडवाइजेबल है और इस लेवल पे अगर कुछ काम करना है तो सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि इन लेवल्स पे कुछ पुट ऑप्शंस अगर खरीदते हैं तो ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। 17,200 के जो पुट ऑप्शंस है उसे खरीद के चले और 17,200 के अगर मैं पुट ऑप्शंस लेता हूँ निफ्टी पे तो तकरीबन मुझे लगता है कि वापस ये इंडेक्स जो है वो कम से कम 17,300 के नीचे एक बार वापस अपनी जर्नी कर सकता है और 17,200 के जो पुट ऑप्शंस है वो तकरीबन अभी ट्रेड कर रहे हैं कुछ 14-15 रुपए के करीब। तो करंट लेवल से अगर कुछ ट्रेड बनाना है तो 17,200 या 17,300 के पुट ऑप्शंस खरीदे जा सकते हैं। इनफैक्ट 17,300 के ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। 31 रुपए में वो खरीदे और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे एट 5 रुपीज और टारगेट्स यहाँ पे रख सकते हैं हम एट 75 रुपीज। तो 17,300 के पुट ऑप्शंस खरीद के जा सकते हैं। ओके, तो आप थोड़ा सा हेज करके चलना चाहते हैं, आप पुट ऑप्शन भी खरीद कर यहाँ चलना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस बीच जो ट्रेड्स आपको दूसरे स्पेसेस में दिख रहे हैं, बैंक में बंधन बैंक जैसे स्टॉक्स आपको आज वापस आते हुए दिखाई दिए और इनफैक्ट अब तो प्राइस गेनर्स में आपको लॉरस लैब जैसे भी फार्मा स्पेस में स्टॉक्स हैं जो ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी भी इस अग्रेसिव बाजार में भी डिफेंसिव पर स्ट्रेंथ बनी हुई है। श्रीकांत, ऐसे में लॉरस लैब पर क्या व्यू रहेगा? यहाँ से ये भी बहुत अट्रैक्टिव हो गया, लेकिन यहाँ से अब रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से कैसा दिखता है? क्या यहाँ से बड़े रिवॉर्ड्स देखने चाहिए? देखिए तो प्रियंका जी, अगर लॉरस लैब के चार्ट को देखें तो इसमें काफी बड़ा करेक्टिव पैटर्न बना है और इसमें जो एक रैली हुई थी कोविड के बाद, ये तकरीबन 70-80 रुपए के करीब ट्रेड करता था स्टॉक। उसके बाद ये 700 रुपए के करीब चला गया था, 10 गुना हो गया था। उसके बाद का एक करेक्टिव पैटर्न था और 300 के करीब इसने अपना करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट किया है। बट चूंकि ये फार्मा कंपनी है और फार्मा कंपनी के अंदर के जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं उनका मार्केट कैसा है, वेदर वो प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में सेलेबल है कि नहीं है, वो काफी सारी चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है कि फॉलिंग नाइफ को पकड़ने से बेटर है कि जो करंट जो रनिंग मोमेंटम हमें इसमें दिखता है, हम उसमें अगर फोकस करते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है। तो मैंने कई बार देखा है कि फार्मा स्टॉक्स को अगर गिरते हुए अगर ले लिया तो वो और गिरते हैं, बढ़ते हुए अगर ले लिया तो वो और बढ़ते हैं और हमें थोड़ा सा बिल्कुल मुनाफा देके जाते हैं। तो करंट लेवल से मैं कहूंगा कि ग्लेनमार्क फार्मा इनफैक्ट एक ऐसा स्टॉक है जिसे लॉन्ग करें। नो डाउट कि अपने हाईएस्ट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ डेवलपमेंट्स है। स्टॉक में कप विथ हैंडल फॉर्मेशन बना है, तो ये स्टॉक 500-530 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से अगर मैं लॉन्ग करता हूं तो मुझे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 450।
दो शेयर और भी है मेरी लिस्ट में जो कि नॉन फार्मास्यूटिकल्स के शेयर ही हैं। एक तो बलरामपुर चीनी है और एक डेल्टा कॉप है। डेल्टा कॉप के साथ पोजीशन ये है कि ये पुल बैक का शेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग चलता है, लेकिन एक क्वांटिटी इफेक्ट नहीं लेके आता। बैक टू बैक 10 दिन नहीं चलेगा, ये 2 दिन चलेगा फिर रुक जाएगा। डेल्टा कॉप एक बार वो भी स्क्रीन पे दिखाइएगा मंथ के बेसिस पर। ये शेयर ये आज का 3.5% है। दूसरा है बलरामपुर चीनी। मेरे पास थोड़ी कन्फ्यूजन है, ये लक्ष्य से करवा लेते हैं थोड़ा ठीक। लक्ष्य मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं डेल्टा कॉप को देखूं जिसका पुल बैक आता तो है बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट नहीं देता। जैसे आज चला, मेरे को डाउट है परसों तरसों तक भी चलता रहेगा कि नहीं चलेगा। दूसरा एक शेयर है बलरामपुर चीनी जो चलता है, बैक टू बैक चलता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कुछ ज़्यादा ही चल चुका है। अब आप मेरे को बताइए डेल्टा कॉप चुनूं बलरामपुर चुनूं, दोनों को छोड़ दूं, दोनों को ले लो? मेरे हिसाब से बलरामपुर चीनी का जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है मुझे। उसका रीजन है कि जो एक स्ट्रक्चर विथ वॉल्यूम, जो प्राइस का जो आप सपोर्ट देख रहे हैं वो काफी एक अच्छा फील कराता है। अगर आप बलरामपुर चीनी को वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, मुझे लगता है ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है, काफी दिनों से हमने 410 के आसपास देखा था। अगर ये 410-15 के ऊपर निकला तो जिस तरीके से ये हमेशा भागता है, क्योंकि एक इसके जैसे माहौल बनता है पूरे शुगर स्टॉक्स में, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग रनअप देता है। लेकिन डेल्टा का जैसे आपने कहा क्लियरली वो एक रेंज में रहने वाला है, 2-3% ऊपर जाने के बाद फिर से उसको सेलिंग मिलने वाली है। लेकिन बलरामपुर चीनी में कुछ तो चेंज हो रहा है, और यहाँ से अगर हम 410-15 के एरिया को क्रॉस कर देते हैं, एक आध हफ्ते उसके ऊपर क्लोज करते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे अगले टारगेट 435 से लेके 455 तक के दिख सकते हैं। तो डेल्टा इज नॉट एट ऑल इन माय व्यू। मेरे हिसाब से बलरामपुर चीनी इज द बेस्ट इन दोनों में। इनफैक्ट हम शुगर स्पेस को पिछले हफ्ते मिड से डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि शुगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं और उसके चलते आपने शुगर स्पेस को थर्सडे से ही आप देखें तो शुगर स्टॉक्स में तेजी थी, बलरामपुर, रेणुका, इनफैक्ट पूरे स्पेस में तेजी थी, और तब से लेके अब तक आप बलरामपुर चीनी में गेंस देख भी चुके हैं और अब भी यहाँ पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। लेकिन जीएमआर इंफ्रा, क्या इसका भी लॉन्ग बिल्टअप अगर हम देखें श्रीकांत, तो कॉन्फिडेंस लगता है कि इसमें बड़ी तेजी आ सकती है, कॉन्सिडरिंग इस वीक में इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेस पर भी व्यू बनाना है। हालांकि बहुत हद तक आरबीआई पोल 25 बीपीएस हाइक का ही एक बनता हुआ एस्टिमेशन दिख रहा है। आप जीएमआर इंफ्रा को बाय करके चलेंगे यहाँ से? बिल्कुल, तो हमें लगता है कि जीएमआर इंफ्रा में और भी यहाँ से तेजी बनेगी। नो डाउट कि आज काफी चल चुका है, 7% ऊपर है, लेकिन अगर कोई करेक्शन आता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, वेडनेसडे शायद अगर क्रेडिट पॉलिसी के बाद अगर कोई करेक्शन अगर आता है तो इसमें बिल्कुल लॉन्ग करके चले, बिकॉज ओवर द पीरियड यानी कि आने वाले कुछ महीनों में ये स्टॉक हमें लगता है कि 50 के लेवल्स को क्रॉस करते हुए नजर आएगा। और कई सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज है तो इंफ्रा कंपनीज में अच्छी तेजी बनी है, तो बिल्कुल इसे हम वॉच लिस्ट में रखेंगे और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखेंगे। 43 के करीब ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर 40-41 के करीब अगर मिलता है तो बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है। ओके ठीक है, 2-2.5 मिनट रह गए मार्केट की। आज इस हफ्ते के अंदर क्या है ना, मार्केट के ट्रेडिंग आवर्स थोड़े कम है, छुट्टी भी ज़्यादा है, इसलिए कम शेयर रखें, ज़्यादा छुट्टियों को एंजॉय कीजिए। ये मार्केट आपको कभी कभार मौका देता है। अप्रैल के बाद अगर आप मई, जून, जुलाई चेक करेंगे ना, छुट्टियाँ बहुत कम है, इसलिए प्लान कीजिए और जो आपको देखना है अपने हिसाब से देखिए। लेकिन हाँ, मार्केट क्लोज करने की तैयारी कर रहे हैं। आज फार्मास्यूटिकल्स का फिर से बैक टू बैक थर्ड डे था, और ये इस चीज़ के लिए नहीं चल रहा कि शॉर्ट कवरिंग आ रही है, इनमें तो स्ट्रक्चरली बाइंग है, इसलिए फार्मास्यूटिकल्स के ज़्यादातर शेयर चल रहे हैं। आज बाजार को हेल्प करने में बहुत बड़ा योगदान रहा बैंकिंग काउंटर्स का। फिर से अगर आप कुल मिला के निफ्टी के टॉप गेनर्स देख रहे हैं तो 35 शेयर आज बढ़े और सिर्फ 15 शेयर आज टूटे। शुरुआत ऐसी नहीं हुई थी, शुरुआत में बहुत सारे शेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, छोटे मझोले शेयर्स की बदौलत एडवांस डिक्लाइन अच्छा आया था, लेकिन वेटेज वाले शेयर उतने अच्छे नहीं थे, ये बाद में सुधरे हैं, यानी कि बड़े शेयरों ने बाद में मोर्चा संभाला है। इसका मतलब यह है कि हो सकता है एफआईएस का डाटा आपको फिर से पॉजिटिव आता हुआ दिखे। 16,000 करोड़ रुपए की सेलिंग थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर। आज के ट्रेड को देखने को लग रहा है कि इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर भी बाय का नंबर आ सकता है जब आप शाम को नंबर देखेंगे। मारुति, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज के ट्विंस, एक्सिस बैंक, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज चलते हुए दिखे। कल फिन निफ्टी होनी थी एक्सपायर, क्योंकि मंगलवार रहती है टिपिकली, आज छुट्टी होने के कारण आज फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर भी काफ़ी ज़ोरदार मूव रहा। 20 में से 19 शेयर फाइनेंस निफ्टी के भी चलते हुए दिखे। इकलौता मुथूट फाइनेंस आज हल्के
फुल की कमजोरी के साथ था। अदरवाइज फिन निफ्टी के शेयर्स भी काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये 20 का इंडाइसिस है। अगर आप नेक्स्ट 50 वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी कि बड़े शेयर्स की कैटेगरी में, वहाँ पे डी मार्ट, वेदांता, अंबुजा, टाटा पावर, सबके साथ कुछ न्यूज़ थी, इसलिए सबके सब बढ़ते हुए आपको दिखे। लेकिन जो कमज़ोर थे वो अभी अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं, वहाँ पे उतना कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं आ रहा। आप देखिए 2000 पहुंच गया था, 2200 पहुंच गया था अडानी एंटरप्राइजेस, वापस 1600 रुपये में मिल रहा है, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा। इसका मतलब कंसर्न सामने खड़े हुए हैं। SRF, PI इंडस्ट्रीज, BEL, ये कुछ एक और शेयर्स थे जो आज चल नहीं पाए। उम्मीद इनसे काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन ये कुछ खास चल नहीं पाए। कुल मिला के मार्केट की आज के निफ्टी के लेवल जो है वो क्लोज अच्छे लेवल पे करके जा रहे हैं। हम 17,400 के आसपास हैं। ये रेजिस्टेंस का दरवाज़ा है, ये 500 तक पार होना चाहिए, उसके बाद आप देखेंगे एक नई शॉर्ट कवरिंग आएगी। और इसके अलावा बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो ये 40,800 है। हाँ, तसल्ली इस चीज़ की दी जा सकती है, अगर आप इसमें प्रीमियम जोड़ दें 250 पॉइंट का, तो 41,000 के ऊपर आपके फ्यूचर्स चले गए हैं। तो ये अच्छी पॉइंट है। टिपिकली स्पॉट फ्यूचर्स को चेज करते हैं जब प्रीमियम हाई होता है, और सीरीज के शुरुआत में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी भी आप कॉर्नर में देख पा रहे होंगे एडवांस डिक्लाइन, जहाँ पे 1686 शेयर आपको एडवांसेस में दिखे और 470 शेयर 440 शेयर आपको डिक्लाइंस में दिखे। चलते चलते एक बार वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स भी दिखाइएगा। विक्स की इंपॉर्टेंस बहुत होती है। विक्स पिछले 2 दिनों में 17% और आज का 1-1.5-2% आप जोड़ दो तो 19 से 20% विक्स टूट चुका है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ये विक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज देखिए 3.5% गिरावट है। अब हम ऑल टाइम लो 11 के आसपास आएंगे, और उससे पहले हमको एक झटका पार करना है रेजिस्टेंस का। तो इसलिए ये सारे के सारे लेवल्स की इंपॉर्टेंस अपने आप में काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका लक्ष्य कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया श्रीकांत आपका भी आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, BTST के क्वेश्चंस का जवाब भी देने के लिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आपसे पूछ लिए। आज सोमवार है, लेकिन आपको फिर से कह देते हैं कल की छुट्टी की आपको बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल मेरे को और प्रियंका को आप इजाज़त दे सकते हैं। नमस्कार।